आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर हम बात करें पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के इनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये जीव, समुदाय और वातावरण के। नेक्स्ट है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो इसमें है जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक या और ऊर्जा संगठक। नेक्स्ट है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये अर्नीनेस ने। नेक्स्ट है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। फिर है 10% नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। नेक्स्ट है धारणीय या अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की, तो ये बर्टलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में की। नेक्स्ट है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा कवक, दूसरा है जीवाणु। नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो जीव भार का पिरामिड सीधा होता है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में। नेक्स्ट है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है, तो ये जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं, तो उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टस होते हैं। अगला है पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहते हैं, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो ये है पारितंत्र का। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो ये महासागर है। नेक्स्ट है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर देखिए भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है, तो ये सौरिक विकिरण को माना जाता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था। पर्यावरण नियतिवाद का निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे कार्ल रिटर। क्या पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसने दिया, तो ये चार्ल्स एल्टन ने दिया। फिर है पारिस्थितिकीय में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो ये सर्वाहारी को। नेक्स्ट है पेड़ पौधे किस रूप से मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो ये नाइट्रेट आयन से। फिर है महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। कौन? महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की एक वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जो है प्रारंभ किया। पहला ऐसा राज्य है भारत का।
फिर है विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तो ये कोबोर्ग प्रायद्वीप को 1974 ईस्वी में। अगला है बायोम एवं जैवमंडल। अगर हम इसकी बात करें, बायोम एवं जैवमंडल, बायो एंड बायोस्फीयर, तो इसको देखें। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं, तो ये बायोम कहलाते हैं। अगला है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, तो ये है जलीय बायोम। फिर सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, तो सबसे कम जो है टुंड्रा हो जाएगा, टुंड्रा बायोम। अगला है जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये जैविक एवं अजैविक घटक को सम्मिलित किया जाता है। फिर है कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो ये हो जाएगा खाद्य जाल। फिर है सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो ये परपोषी पाया जाता है। वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, वह की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। फिर अगला है एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। नेक्स्ट है साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, तो ये मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। अगला है किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, तो ये हो जाएगा शंकुधारी वन। फिर है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। अगला है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। अगला किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है, तो ये हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम में। अगला विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो ये हो जाएगा मानसूनी बायोम। अगला है यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो उन्हें बेंथम कहते हैं। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, तो ये टुंड्रा बायोम का जो है जंतु है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है, तो वर्ष 1987 से। अगला है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कितने वर्षों पर? 2 वर्षों पर, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा। फिर है लानोस तथा कंपोज घास किस बायोम में पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। अगला है कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, तो ये हो जाएगा अम्ब्रेला प्रजाति। अगला है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा पतझड़। क्या हो जाएगा? पतझड़। अगला है अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं, क्या हो जाएगा? अनुकूलतम बायोम जो है वो किस दशाएं मतलब अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं, तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में। अगला है हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है, तो ये हो जाएगा सवाना बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन द्वारा। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है, तो ये संरचना
सकल बायोमास यूम जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। अगला है, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शीतोष्ण घास बायोम का। नेक्स्ट है, की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। तो क्यों? क्योंकि पारितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। अगला है, पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो ये पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो ये मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल मतलब ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन कहलाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ये पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण की संज्ञा दी जाती है? तो ये पश्चिमी घाट को दी जाती है क्या? पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा। नेक्स्ट है, फिर हम जैव विविधता की बायोडायवर्सिटी की बात करें तो जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो ये एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था बायोडायवर्सिटी का? तो वाल्टर जी रोशन ने किया था। फिर है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहते हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा जैव विविधता दशक। अगला है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने पहले किया था? मतलब सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 ईस्वी में किया था। अगला है, ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 36। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया वर्ष 2003 ईस्वी में। फिर आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारत में लेहवेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये सीबकथान। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, यम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो ये बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में जैव सुरक्षा उपसंबंधी क्या है? भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी कि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को। अगला है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट है, भारत में सिंहपुच्छ वानर यानी कि मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2002 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल जनसंख्या या कुल संख्या कितनी है? तो यह है 3682। वर्ष 2018 में 2967 हो गई थी। अभी कितना है? मतलब 2018 में 2967 थी और अभी कितनी है? 2022 में 22 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3682। फिर हम आगे देखते हैं,
आगे है, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो ये हो जाएगा डोडो पक्षी। यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। अगला है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। कौन कौन से? तो हो जाएगा पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड। सुंडालैंड कहाँ पड़ता है? तो निकोबार द्वीप समूह। फिर अगला है, फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है। अगला है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN से संबंधित है। अगला है, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो यह डाइक्लोफेनेक सोडियम। फिर है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो ये हो जाएगा रेड पांडा। अगला है, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। फिर अगला है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल मृग। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। अगला, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। फिर धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में। अगला है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो ये पौधों की जड़ों के द्वारा। अगला है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। फिर अगला है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 10 हो जाएगा। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे हम चरम समुदाय कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो ये मन्नार की खाड़ी, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला है, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? तो ये नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। फिर अगला है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो ये बाणगंगा और गंभीरी नदियाँ जो हैं वो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। अगला है, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो इसमें वानस्पतिक उद्यान जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगला है, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति, मतलब EX सेतु कन्वर्वेशन। देखो फिर से, बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति ये हो जाएगा EX सेतु कंजर्वेशन। फिर है, भारत मतलब क्या है? वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो ये हो जाएगा 18। फिर हम आगे देखते हैं, भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, इसमें राष्ट्रीय उद्यान टोटल अगर देखा जाए तो 106 और वन्य जीव अभयारण्य 567 और टाइगर रिजर्व 54। भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व। ठीक, देखो जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पे है? तो दाचीग्राम, सलीम अली, इसी को सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं, किश्तवाड़ और काजीनाग। वन्यजीव
अभ्यारण्य की बात करें तो शीत मरुस्थल, होकेरसर, सूरीनसर, मानसर। फिर अगला है लद्दाख। लद्दाख में हेमिस हाई, चांगथांग 1600 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की बात करें तो कालेश्वर, सुल्तानपुर, कालेश्वर नाहर। फिर अगला हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला। ये तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम्बाल बारा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट, जिसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में घोषित किया गया। और गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो केदारनाथ 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और ये जो है टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। फिर राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स, जिसे दर्राह बोलते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव की बात करें तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। फिर अगला है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। फिर अगला है गुजरात की बात करें तो गिर वन, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, बसंदा। फिर ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अब हम इसकी बात करें वन्यजीव अभयारण्य तो गिर समुद्री मतलब कच्छ खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। फिर अगला है महाराष्ट्र की बात करें तो संजय गांधी, बोरीवली, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, तदोबा, गूगामल, नवेगांव, नागजीरा और चंदौली। फिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर, कालसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, करहांदला। फिर इधर की बात करें तो मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर सबसे छोटा क्षेत्रफल। आगे गोवा की बात करें तो गोवा में महावीर, जिसे मोलेम कहते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसमें जो बात करें महावीर, जो 40 वर्ग मील में फैला हुआ है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। अगला है कर्नाटक की बात करें तो नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करें क्या वन्यजीव अभयारण्य तो उसमें दांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी है। और हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी मतलब काली, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर, इतने हो जाएंगे। फिर हम केरल की बात करें, केरल में जो है अनाईमुदी, इराविकुलम, मथिकेटन 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, ये हो गए राष्ट्रीय उद्यान। और जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है थडेक्कड़ पक्षी अभयारण्य, इदुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, ये हो जाएंगे वन्यजीव अभयारण्य। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये पेरियार, पराम्बिकुलम हो जाएगा। फिर आगे की बात करें, अगला है तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरिना बनस्थली और जो है मुर्गावनी। वन्यजीव की बात करें तो नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर सानी, ये वन्यजीव अभयारण्य है। टाइगर रिजर्व इसमें हो जाएगा कवल और अमराबाद। फिर आगे हम बात करें तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। फिर मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी, जिसे सागरीय उद्यान बोलते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब हम बात करें वन्यजीव अभयारण्य तो कोडाईकनाल, पॉइंट, कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकांड, जो है
वेदांतथगल, वेल्लानाडु, मुदुमलाई, ये वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। फिर हम बात करें टाइगर रिजर्व तो ये जाएगा कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लीपुथुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम, ये हो गया टाइगर रिजर्व। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जो है इसमें राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरम, क्या हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर, ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करें वन्यजीव की बात करें तो पुलिकट झील देखो एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे ना। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करें वन्यजीव तो कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये हो गया जो है वन्यजीव। अब हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अगला है छत्तीसगढ़, इंद्रावती जिसे कुटरू कहते हैं, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास जिसे संजय बोलते हैं, अचानक मार, सीता नदी, इंद्रावती, ये हो गया वन्यजीव, ये है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचानक मार, ये जो है बाघ रिजर्व, मतलब क्या है ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर हम अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में भितरकनिका, सिमलीपाल, ये तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। और इधर है राष्ट्रीय उद्यान की बात क्या है तो ये है वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया गार्ज और सिमलीपाल। अब हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो सिमलीपाल हो जाएगा और सतकोसिया गार्ज हो जाएगा। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें इसमें अगर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा बुक्सा, गोरुमाता, नेओरा वैली और सिंगलीला, सुंदरबन, जल्दापारा। फिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो उसमें हो जाएगा जो है चपरामारी, बल्लभपुर। और टाइगर रिजर्व में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुंदरबन, बुक्सा। फिर हम आगे बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन जिसे राजबारी कहते हैं। फिर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो गुमटी, सेपाही जाला। फिर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन, फवंगगुई, ब्लू माउंटेन जिसे बोलते हैं। और इसमें वन्यजीव है दंपा, थोराट लांग और हो जाएगा दंपा जिसे हम दंपा भी बोलते हैं, ये होगा टाइगर रिजर्व। फिर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में केबुल लामजाओ, सिरोही, ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नागालैंड में राष्ट्रीय उद्यान इटांकी है और फाकिम जो कि 642 हेक्टेयर में है, ये हो जाएगा अभ्यारण्य। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माउलिंग, ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। पखुई, सेसा, आर्किड, ये हो जाएगा अभ्यारण्य। फिर बात करें नामदफा, पक्के, कमलांग, ये हो जाएगा टाइगर रिजर्व। अगला है असम की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। फिर हम अभयारण्य की बात करें दीपोर बिल, पूर्वी, कार्बी, हिंग, लौंग, लाखोड़ा। फिर टाइगर रिजर्व हो जाएगा मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग। अगला है सिक्किम की बात करें तो इसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और किताम, पांगो, लखा, ये अभयारण्य हो जाएगा। फिर है मेघालय में बाल फक्रम, नोकरेक रिज जिसे गारो पहाड़ी कहते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर नोंग, खैलेम, सीजू, बाघमारा, पिचर प्लांट जिसे कहते हैं, ये हो जाएगा अभयारण्य। फिर झारखंड की बात करें, झारखंड में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान और हो जाएगा डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू,
पोपचंची ये हो जाएगा अभ्यारण्य। पलामू टाइगर रिजर्व। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध, गौतम बुद्ध कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला ये हो जाएगा अभ्यारण्य। वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश, इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बखिरा, कैमूर, महावीर, स्वामी राष्ट्रीय, चंबल, ओखला, पटना ये सब हो जाएगा पटना। ये जो है ये उत्तर प्रदेश का है क्या अभ्यारण्य है। फिर दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, रानीपुर ये हो जाएगा टाइगर रिजर्व। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांधवगढ़, फासिल जिसे मंडला कहते हैं, कान्हा, माधव, इंदिरा, प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, कूनो। फिर जो है अब हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बारी क्या हो जाएगा, एक सेकंड, बोरी हो जाएगा, ठीक। बोरी के बाद में है गांधी सागर राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। फिर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी, पेंच, वीरांगना, दुर्गावती। फिर अगला है अंडमान एवं निकोबार, इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर हम बात करें कैंपबेल वे, गलाथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन और सैडल पीक ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप तो ये हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन, टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप। सर्वाधिक की बात करें तो हो जाएगा 96 और वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में एक अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन, असोला घाटी जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर तो ये 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020-2005 से प्रारंभ किया गया था। आगे देखें, आगे है यूनेस्को सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में विस्तृत है और ये 2002 में मतलब 2000 में जो है सम्मिलित हुआ। फिर अगला है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु, ये 2001 में सम्मिलित हुआ। अगला है सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है, 2001 में सम्मिलित हुआ। अगला है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, ये 2004 में सम्मिलित हुआ। अगला है नोकरेक, ये मेघालय में पड़ता है, ये 2009 में सम्मिलित हुआ। फिर है पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये 2009 में सम्मिलित हुआ। फिर है सिमली पाल, उड़ीसा में पड़ता है, ये 2009 में सम्मिलित हुआ। फिर है अमरकंटक जो है अचानकमार, ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये 2012 में सम्मिलित हुआ। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ये 2013 में सम्मिलित हुआ। फिर अगला है अगस्त मलाई, ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये 2016 में सम्मिलित हुआ। फिर है कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ता है, ये 2018 में सम्मिलित हुआ। फिर है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो 2020 में सम्मिलित हुआ। फिर आगे बात करें तो भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये नीलगिरी में 1986 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जैव सुरक्षा समझौता से। फिर किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो ये आनुवंशिक विविधता। फिर है भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया, तो ये हो जाएगा रोजर और पनवार ने। अगला है अरीबादा क्या है, तो ये कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। फिर है पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा ओस्लो, नॉर्वे। फिर किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो ये हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में जो है
अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैवमंडल MEV कार्यक्रम प्रारंभ किया। फिर आगे है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट के वनों में। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में। फिर अगला है विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगा कजिन द्वीप, सेशेल्स। ठीक। फिर अगला है भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा वेदांतगल तमिलनाडु में। फिर भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बारहसिंघा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो ये फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो ये डॉल्फिन को। फिर अगला है प्रमुख पक्षी अभयारण्य। घाना पक्षी अभयारण्य ये भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये मांड्या कर्नाटक में है। देखो फिर है बेदा थंगल पक्षी अभयारण्य ये कांचीपुरम तमिलनाडु में। फिर है नीला पट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। फिर सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये गुरुग्राम हरियाणा। अगला है सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो ये चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा। फिर है कौंडिन्या पक्षी विहार तो ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है चिल्का झील पक्षी विहार तो ये पुरी के पास उड़ीसा में पड़ता है। अगला है कुमारा काम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार कोट्टायम ये केरल में पड़ता है। फिर हम आगे देखें, अगला है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं तो ये है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। फिर है ग्रीन हाउस गैसों जिसे GHG की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी तो ये जोसेफ फोरियर ने। अगला किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP किन बातों पर निर्भर करता है तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है तो हो जाएगा जलवाष्प वाटर वेपर। फिर आगे बात करें, फिर देखो वर्ष 2015 के पेरिस समझौते ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न होनी पाए। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ तो वर्ष 2005 से। वो सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा तो यह आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है तो यह हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। फिर मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया तो ये हो जाएगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के द्वारा। अगला है विश्व के तापमानों पर
आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में। फिर जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आइस कोर से। फिर हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। क्या है? हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल में 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। फिर अगला है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो ये हो जाएगा समोच्च बांध, यानी कि अनुपद संयन एवं शून्य जुताई। फिर अगला है किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के गठन का प्रावधान किया गया था? तो हो जाएगा नानकुन सम्मेलन में मैक्सिको वर्ष 2010 में। अगला है हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों से सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड 1979 में। अगला है कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं? तो यह जाएगा हिमानी का पिघलना, सागरीय जल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। अगला है वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो हो जाएगा इटली तथा स्विट्जरलैंड। अगला है ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इसका समय घंटे के अनुसार देखें तो 8:30 PM से 9 बजे तक। इसका समय घंटे के लिए बत्तियाँ जो बत्तियाँ हैं वो बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2011 में 27 मार्च को पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ पावर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। फिर है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो ये 8 अगस्त 2017 को। अगला है IPCC मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो ये वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई। ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण, ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन एंड पोल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? तो ये समताप ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर। फिर ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर। फिर वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार पर ओजोन जो है आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो GW केंट मूर ने। फिर अगला है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा ब्रायन गार्डनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने से पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। फिर ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो यह हो जाएगा डाप्सन इकाई।
में मापा जाता है। फिर है ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो CFC, हैलोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईक्लोरोएथिलीन, हैलोजन 1211 और 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस यानी कि OFS कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। कब से? अक्टूबर माह में, सितंबर से अक्टूबर। फिर है वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है 5 माइक्रोन से कम। फिर अगला है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो इसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। अगला है जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो ये हो जाएगा मानव जनित प्रदूषण के कारण। फिर है वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषक। क्या है वह प्रदूषक? मतलब वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। फिर अगला है ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक। अगला देखें ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैवरी एवं हेनरी बुसान ने की थी। आगे है कि पराक्सी एस्टिल नाइट्रेट PAN ओजोन तथा जो है स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये हैं द्वितीयक प्रदूषक। अगला है कौन सी वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो हो जाएगा सुपोषण। अगला है वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये हो जाएगा लेड। अगला है ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं जैव विघटित प्रदूषक जैसे जीवाणु आदि। अगला बात करें अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का pH मान कम हो जाता है। अगला है एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। अगला है जैव उपचार बायोरिमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया यानी कि NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला है जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा स्वस्थानीय जैव उपचार। अगला है यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो उसे इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो ये फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। अगला
चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई? तो ये हुई 26 अप्रैल 1986 को। फिर हम प्रदूषक, कौन से प्रदूषक से कौन सा दुष्प्रभाव होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है श्वास संबंधित रोग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं। धूल कण से यकृति और वृक्क को क्षति पहुंचती है। सीसा से कैंसर होता है। फिर अगला है, भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये हो जाएगा दामोदर जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। फिर पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम तथा मिथैनोग्लोबोनीमिया हो जाता है। अगला है, सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो ये हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। अगला है, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट है, अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए। फिर भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो लागू हुआ था वर्ष 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। अगला, कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम यानी कि गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो ये चर्म रोग एवं दमा। क्या है ये? पारमेथियन मतलब गाजर घास के पराग कणों से चर्म रोग होता है और दमा होता है। फिर है, लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं? तो लाइकेन्स ये वायु प्रदूषण के। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो एक कैडमियम के कारण। इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। क्या? इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो है रेडान गैस है, जिससे फेफड़े का कैंसर व रक्त कैंसर होता है। फिर अगला है, सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टॉल्यूनियम, जाइलिन मिलाया जाता है। अगला है, बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर। फिर सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल के कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। अगला, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो ये जाता है न्यूमोकोनियासिस रोग। फिर भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो हो जाएगा फास्फेट की। अगला है, किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनासिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी से। फिर ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जलकुंभी। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। फिर है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो ये हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। फिर अगला है, वायु प्रदूषक और उसे प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं। फिर हम आगे देखते हैं। अगला हम देखते हैं पर्यावरणीय
पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम बात करें पहला, इधर संगठन दिया है और इधर उद्देश्य। देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसमें टोटल 193 देश हैं और इसमें मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। फिर हम आगे बात करें, इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। फिर अगला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड। और इसमें सदस्य कितने हैं? 1300 देश हैं। ये जो है प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय यानी CITES या वाशिंगटन कन्वेंशन। स्थापना वर्ष कब है? 1973। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसमें सदस्य कितने हैं? 183। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करें। फिर अगला है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय। इसका स्थापना की बात करें तो 1979 और इसमें सदस्य हैं 313। इसका मुख्यालय है बान, जो जर्मनी में पड़ता है। यह अभी समय प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। फिर है विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1961 में। इसमें सदस्य 100 लोग हैं और इसका मुख्यालय जो है वो है ग्लांड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यह पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, शोध, रिसर्च एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। फिर है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसमें सदस्य 121 हैं और उसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, UK है। फिर है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। स्थापना इसका हुआ था 1974 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, DC। और इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। फिर अगला है ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में पड़ता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इसका स्थापना 1996 में हुआ। इसका मुख्यालय है जो है वेजनिंजन, नीदरलैंड्स में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। फिर है रॉटरडम कन्वेंशन। इसकी स्थापना हुई थी 1998। इसमें 157 देश हैं। इसका मुख्यालय जो है रॉटरडम, नीदरलैंड्स है। इसका उद्देश्य की बात करें तो ये मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देता है, मतलब बल देना। अगला स्टॉकहोम सम्मेलन। ये वर्ष 2001 में स्थापना हुआ। इसमें सदस्य देश है 152। ये जो है इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। और ये जो है अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब हम विविध यानी मिसलेनियस देखेंगे। अब हम तो जो है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य
जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। अगला है एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो ये सतत विकास से है और रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत हुआ। फिर है इको मार्क क्या है, तो ये पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया प्रमाणन चिन्ह था। फिर है ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है, तो यह है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल तथा अगर बात करें अनिल अग्रवाल के बारे में, तो इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जो है स्थापित किया गया था। फिर है कि अगला नेक्स्ट है कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो ये सियरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा गया, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट को, जो कि चिपको आंदोलन से संबद्ध है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। अगला है पेरियार गेम अभयारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो ये वर्ष 1982 में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई, तो ये हुई वर्ष 2008 में। फिर है कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई। अगला है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में। अगला है हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो ये है चीन। अगला है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा था, तो ये चिपको आंदोलन। फिर है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो झांसी उत्तर प्रदेश में। क्या राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। फिर अगला है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। अगला है कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है, तो यह है पांडा। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जो है साइंसेस MOES के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था, तो ये महासागर विकास मंत्रालय। अगला है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1993 में। फिर है सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित, तो सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट से। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये जो है मेधा पाटकर बाबा आमटे। मैती आंदोलन ये कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन ये संत जो है जाम्भोजी अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। अगला है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील वर्ष 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में 785 बाघ, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560। फिर हम आगे देखें, आपको पता कि MS
जो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियाँ। अगर बात करें, फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, ये वर्ष 1972 में। और निर्णय क्या लिया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय, और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास। अगला है हेलसिंकी सम्मेलन, ये 1974 में। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। और लंदन सम्मेलन, ये 1975 में हुआ, समुद्र के कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करने के लिए। फिर अगला है यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, ये 1979 में। इसका निर्णय था प्रजाति संरक्षण। फिर है वियना सम्मेलन, ये 1985 में। ये ओजोन स्तर परत का संरक्षण करने के लिए। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये 1987 में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फिर है रियो डी जेनेरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। यह पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकार किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। फिर है नैरोबी घोषणा पत्र, ये 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, ये पृथ्वी +5 सम्मेलन, ये जो 1997 में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए किया गया था। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। फिर अगला है जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन, ये 2002 में हुआ। जो है ये सतत विकास पर विशेष बल और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। फिर है मॉन्ट्रियल सम्मेलन UNFCCC, ये 2005 में। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। फिर है नुसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप, ये 2007 में। यह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव। फिर अगला है कोपेनहेगन सम्मेलन, ये है पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2009 में हुआ। ये जो है विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान और कम कार्बन अर्थव्यवस्था लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना का निर्णय लिया गया। अगला है कानकुन सम्मेलन, ये 2010 में। ये जो है हरित जलवायु कोप यानी कि ग्रीन कोष मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय। अगला है डरबन सम्मेलन COP17, ये 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। फिर है दोहा सम्मेलन COP18 2012 में। यह है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। फिर है रियो +20 सम्मेलन पृथ्वी 20 सम्मेलन जो है 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास इस सम्मेलन जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा जो है प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। अगला है वार्सा सम्मेलन COP19 के तहत 2013 में ये ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। फिर है लीमा सम्मेलन COP20, ये 2014 में। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत। अगला है पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में। यह कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानून रूप से बाध्यकारी संधि। फिर है
बाब इगली सम्मेलन मोरक्को COP22। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को COP22 2016 में हुआ। इसका जो मुख्य विशेषता है, हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा। फिर अगला है काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड COP24, ये 2018 में हुआ। ये पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली प्रस्तुत किया है। फिर है मैड्रिड सम्मेलन स्पेन COP25, ये 2019 में हुआ। इसका मुख्य जो निर्णय निकला वो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद करने के लिए घोषणा का समर्थन। फिर ग्लासगो सम्मेलन UK COP26 2021 में हुआ। ये पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। और फिर अगला है कि शर्म अल शेख मिस्र COP27 2022। ये जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष, ये लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना। फिर अगला देखिए संयुक्त अरब अमीरात UAE वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर जो UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP28 की मेज़बानी करेगा।